स्टूडेंट्स, दिस इज शिवांगी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम लोग क्लास 9 का साइंस का जो बायोलॉजी का चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसका एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का वन शॉट वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड है। अब तक जिसने नहीं देखा है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जाइए और देखिए। और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन होगा तो कमेंट्स में पूछिएगा। और इतना इजी तरीके से हम लोग वहाँ पे डिस्कस किए हैं चैप्टर को कि मतलब एक बार चैप्टर देखने से ही सारा कंफ्यूजन, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। एनसीईआरटी का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे क्या बोल रहा है, मेक अ कंपैरिजन एंड राइट डाउन वेज इन विच प्लांट सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल। मतलब कि हमसे पूछ रहा है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या पूछ रहा है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस। इधर लिखेंगे एनिमल सेल और इधर लिखेंगे प्लांट सेल। अगर जितने भी डिफरेंशिएटिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, अगर आप उनको टेबल के फॉर्म में अगर आप उनका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आंसर लिख भी पाएंगे और अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं इस टाइप के डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन में, अगर हम टेबल फॉर्म में करते हैं तो। फर्स्ट, जो सबसे पहला डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल में वो ये है कि एनिमल सेल हमारा क्या होता है, राउंड या ओवल होता है। सेल्स are in round or oval shape, और यहाँ पे प्लांट सेल क्या होता है हमारा, रेक्टेंगुलर शेप का होता है। ठीक, सेल्स आर रेक्टेंगुलर इन शेप, ठीक, ये तो फर्स्ट डिफरेंस हो गया। सेकंड डिफरेंस क्या है, एनिमल सेल के पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। ठीक, एनिमल सेल के पास क्या है, सेल वॉल एब्सेंट है, सेल वॉल एब्सेंट। बट प्लांट सेल के पास सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट। ठीक, तीसरा डिफरेंस क्या है, एनिमल सेल के पास प्लास्टिड नहीं होता है। प्लास्टिड्स, ये सब हम लोग वन शॉट वीडियो में अच्छे से डिस्कस किए हैं। ठीक, प्लास्टिड्स एब्सेंट। ठीक, यहां पे क्या होगा, प्लास्टिड प्रेजेंट होगा, प्लास्टिड प्रेजेंट। प्लास्टिड प्रेजेंट। जो फोर्थ डिफरेंस हमारा क्या है, यहां पे क्या होगा, वैक्यूल्स आर स्मॉलर इन साइज। और यहां पे क्या हम लोग देख रहे थे कि प्लांट सेल में लगभग सेल का 80 से 90% एरिया कौन कवर कर रहा है, हमारा वैक्यूल। ठीक, 80 to 90% area covered by vacuoles। एनिमल सेल के पास हमारे पास क्या है, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल प्रेजेंट है। सेंट्रोसोम and centriole present, and centrioles present।
और वही सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल प्लांट सेल में क्या होता है, एब्सेंट। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन? समझ में आया कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंस है? पहला तो ये क्या होता है, साइज में राउंड एंड ओवल होता है, ये क्या होता है, मोस्टली रेक्टेंगुलर शेप होता है। इसके पास सेल वॉल एब्सेंट होता है, प्लास्टिड एब्सेंट होता है। बट प्लांट सेल के पास सेल वॉल भी है, प्लास्टिड भी है। बट जो हमारा एनिमल सेल, उसके पास वैक्यूल क्या है, छोटे साइज का है। बट प्लांट सेल के पास वैक्यूल बड़े साइज का है। और एनिमल सेल के पास सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल प्रेजेंट है। बट जो हमारा प्लांट सेल है उसके पास सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल एब्सेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं, हाउ इज प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि प्रोकैरियोटिक सेल मतलब प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल से कैसे डिफरेंट है। तो चलिए इसमें भी हमसे क्या पूछ रहा है, डिफरेंशिएशन ही पूछ रहा है। चलिए देखते हैं क्या डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में। इधर लिखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, और इधर लिखेंगे हम अपना यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, पहला डिफरेंस, ठीक, जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है इसके पास क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस इज एब्सेंट। ठीक, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, बट उसके जगह पे क्या होता है, न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट, बट न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट। ठीक, यहां पे क्या है, हमारे यूकैरियोटिक सेल के पास क्या है, प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट है जिसके अंदर हमारा डीएनए रहता है और उसके चारों तरफ क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। बट यहाँ पे न्यूक्लियस है ही नहीं, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तो बात ही नहीं होगी। ठीक, हमारा यूकैरियोटिक सेल, इसके पास क्या होगा, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। ठीक, हमारा प्रोकैरियोटिक सेल क्या होगा, स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर इन साइज, और यूकैरियोटिक क्या होगा, लार्जर इन साइज एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल। जो यूकैरियोटिक के सेल होते हैं वो क्या होते हैं, लार्जर इन साइज। ठीक, लार्जर इन साइज। ठीक है, और क्या, जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है उसके पास कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं प्रेजेंट है, नो सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट। ठीक, कोई भी सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट है, वो कौन सा है, हमारा राइबोसोम। एक्सेप्ट राइबोसोम, राइबोसोम्स। ठीक, और यहां पे क्या है, हमारे ऑल सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, ऑल सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है इसके पास कितने क्रोमोसोम होते हैं, ओनली सिंगल क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम होते हैं, सिंगल क्रोमोसोम, सिंगल क्रोमोसोम्स। बट जो हमारे यूकैरियोटिक सेल है उनके पास मोर देन वन क्रोमोसोम प्रेजेंट है। ठीक, मोर देन वन क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट,
आर प्रेजेंट। ठीक, जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो क्या है, जब प्रोकैरियोटिक सेल में सेल डिवीजन होगा तो वो कौन से प्रोसेस के थ्रू होगा, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन किसके थ्रू होगा, या तो बडिंग होगा या फिर फ्यूजन होगा। बडिंग और फिजन। ठीक, और जो हमारा यूकैरियोटिक सेल है इसमें सेल डिवीजन कैसा होता है, या तो मियोसिस या तो माइटोसिस। ठीक, सेल डिवीजन कैसा होता है, मियोसिस एंड माइटोसिस। सेल डिवीजन बाय मियोसिस और माइटोसिस। क्लियर है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंस एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक, इसके पास न्यूक्लियस एब्सेंट है, इसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इसका साइज छोटा होता है सेल का, इसका साइज बड़ा होता है। ठीक, इसके पास जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके पास कोई भी सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट है और वो क्या है, हमारा राइबोसोम। ठीक, प्रोकैरियोटिक सेल के पास सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। ठीक, जो हमारा प्रोकैरियोटिक है उसके पास सिंगल क्रोमोसोम होता है, यूकैरियोटिक के पास मोर देन वन क्रोमोसोम। ठीक, प्रोकैरियोटिक में सेल डिवीजन कैसा होता है, बडिंग और फीजन के थ्रू होगा, बट प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल में सेल डिवीजन कैसा होगा हमारा, या तो मियोसिस या तो माइटोसिस। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछ रहा है, व्हाट वुड हैपन इफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर और ब्रेक डाउन। ठीक, हमसे बोल रहा है क्या होगा जो अगर सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या तो वो फट जाए, ठीक, या फिर क्या हो, ब्रेक डाउन हो जाए। ठीक, तो हमसे क्या पूछ रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देखिए जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे बड़ा काम क्या होता है कि वो सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है। क्या पढ़े थे, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब वो डिसाइड करता है कौन सेल के अंदर आएगा कौन नहीं आएगा, किसको सेल के बाहर भेजना है किसको सेल के बाहर नहीं भेजना है। ठीक, जैसे हमारे घर का डोर होता है वो डिसाइड करता है कि कौन फ्रेंड आएगा और कौन पर्सन है, स्ट्रेंजर है जिसको घर के अंदर नहीं आने देना है। ठीक, और सिमिलरली अगर आपके घर का हम दरवाजा हटा दें या टूट जाए किसी भी रीजन की वजह से, तो क्या होगा, कोई भी आएगा आपके घर में चला आएगा, जिसको मन किया वो बाहर चला जाएगा, जिसको मन कर रहा है घर के अंदर आने का वो आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमसे क्या बोल रहा है कि अगर ब्रेक हो गया तो क्या होगा, जो सेल के अंदर की इंटरनल कंपोजिशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। क्या होगा आंसर, एज वी नो दैट plasma membrane is a selective permeable membrane, selective permeable membrane, as it breaks down, then the internal composition of cell is disturbed, hence
सेल गेट डेड। क्या हमसे बोल रहा है, अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन कर दें या तोड़ देंगे, ठीक, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो तो यही काम कर रहा था, कौन घर के अंदर आएगा कौन बाहर जाएगा, ठीक। अगर हम उसी को ब्रेक कर देंगे तो जो हमारे सेल का इंटरनल कंपोजिशन है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक। पूरा का पूरा इंटरनल कंपोजिशन खराब हो जाएगा और उसके वजह से पूरा का पूरा सेल क्या हो जाएगा, हमारा डेड हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे बोला है, व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ सेल इफ देयर इज नो गोल्गी एपरेटस। हमसे बोल रहे क्या होगा सेल का अगर सेल में गोल्गी एपरेटस हो ही ना, ठीक। तो देखिए जितने भी फंक्शन है गोल्गी एपरेटस के वो सारे हैम्पर होंगे, ठीक। गोल्गी एपरेटस के बारे में हमसे बोल रहा है कि अगर गोल्गी एपरेटस सेल में नहीं होगा तो क्या होगा। देखिए गोल्गी एपरेटस का क्या काम है, पहला तो इट मेक lysosomes for the cell, ठीक। और इसका दूसरा काम क्या होता है, जितनी भी चीजें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है उनका क्या करता है, ये मॉडिफिकेशन और क्या करते हैं, पैकेजिंग और क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक। ये दो मेन फंक्शन है हमारे गोल्गी एपरेटस के, ठीक, कि वो क्या करेगा, लाइसोसोम बनाएगा और क्या करेगा, जितनी भी चीजें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाया है उसको क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा, पैक करेगा और ट्रांसपोर्टेशन करेगा। अगर गोल्गी एपरेटस नहीं होगा तो सेल में लाइसोसोम्स नहीं बनेंगे, ठीक। क्या होगा, नो लाइसोसोम्स फॉर्म्ड, ठीक। कोई भी लाइसोसोम्स बनेगा ही नहीं। अब लाइसोसोम का क्या काम होता है कि वो क्या करता है, वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ द सेल, ठीक। लाइसोसोम का क्या काम है कि वो सेल में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है उनका मैनेजमेंट करता है, उनको डिस्ट्रॉय करता है और क्या करता है, उनको ब्रेक डाउन करता है। अगर सेल में गोल्गी एपरेटस होगा ही नहीं तो लाइसोसोम बनेगा नहीं, तो जितना भी सेल में वेस्ट मटेरियल है वो सारा क्या होगा, इकट्ठा होते जाएगा। क्यों, क्योंकि उसको डिस्पोज करने के लिए लाइसोसोम्स तो है ही नहीं। अब जैसे ही हमारे सेल में वेस्ट मटेरियल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, सेल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी। सेल क्या हो जाएगा, डेड। सेल गेट डेड, ठीक। और जितना भी काम है इसका मॉडिफिकेशन का, पैकेजिंग का या ट्रांसपोर्टेशन का वो भी नहीं हो पाएगा, तो वो सारी चीजें सेल में और बिल्डअप इकट्ठी होते जाएंगी, ठीक। तो इसके वजह से क्या होगा, हमारा सेल डेड हो जाएगा। समझ में आ गया? गोल्गी एपरेटस नहीं होगा तो क्या क्या होगा हमारे सेल में, ठीक। सेल बचेगा ही नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 हमसे पूछ रहा है, विच ऑर्गेनेली इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। कौन से सेल ऑर्गेनेल को हम लोग क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, और वाई, क्यों कहते हैं। देखिए जो पावर हाउस ऑफ द सेल है, पावर हाउस ऑफ द सेल
ये हम किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें क्या होता है, इतने एंजाइम प्रेजेंट हैं जो क्या करते हैं, एनर्जी का सिंथेसिस करते हैं। ठीक, एनर्जी हमारे सेल में कहाँ बनती है, कौन बनाता है? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। because it have enzymes which synthesize the ATP, the energy called ATP, which is source of energy. ठीक, क्या है पावर हाउस ऑफ द सेल? किसको कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों कहेंगे? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास ऐसे एंजाइम्स हैं जो क्या करते हैं, एनर्जी बनाते हैं, और वो एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? एटीपी। और एटीपी क्या है? हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे पूछ रहा है, वेयर डू लिपिड एंड प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज। हमसे क्या पूछ रहा है? प्रोटीन और लिपिड जो सेल मेम्ब्रेन बनाने में यूज होता है वो कहाँ बनता है? ठीक, कहाँ बनता है? जो हमारा प्रोटीन है वो कहाँ बनता है? सिंथेसाइज by rough endoplasmic reticulum, ठीक है, जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करता है? हमारा प्रोटीन बनाता है। और लिपिड कौन बनाता है? सिंथेसाइज बाय स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, जो सेल मेम्ब्रेन बनाने में, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने में हमारे क्या जो प्रोटीन और लिपिड यूज होता है वो कौन बनाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोटीन कौन बनाएगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और लिपिड कौन बनाएगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे पूछ रहा है, हाउ डज एन अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड। एक अमीबा अपना फूड कैसे ऑब्टेन करता है? हम लोग जब वन शॉट में हम लोग पढ़ रहे थे कि जो अमीबा है हमारा वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक, ये है हमारा अमीबा। ठीक, अगर अमीबा को फूड पार्टिकल कहीं दिखा, ठीक, फूड पार्टिकल कहीं दिखा तो वो क्या करेगा? इसके जो मेम्ब्रेन है वो आगे की तरफ ऐसे प्रोजेक्ट होने लगेंगे। क्या होगा? आगे की तरफ ऐसे प्रोजेक्ट होने लगेंगे। ठीक, और करते करते यहाँ पे जो सेल है
जो सेल है वो पूरा का पूरा क्या करेगा, फूड को इनगल्फ कर लेगा। मतलब कि जो हमारा अमीबा है इसके क्या है, जो आउटर लेयरिंग है, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है वो क्या करेगा, आगे की तरफ मूव करेगा और कुछ प्रोजेक्शंस आगे की तरफ निकलेंगे। ठीक, ये प्रोजेक्शंस क्या करेगा, आगे बढ़ते बढ़ते इस फूड पार्टिकल को आगे से क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। और जैसे ही ये आगे से कवर किया, हमारा फूड पार्टिकल कहाँ आ गया, सेल अमीबा के अंदर। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस। ठीक, क्या होगा, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, हाउ डज एन अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड, बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस, बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस क्या है, अमीबा get their food। ठीक, क्या होगा, अमीबा के जो आउटर सेल मेम्ब्रेन है वो क्या करेगा, आगे की तरफ कुछ फॉल्स फिंगर लाइक स्ट्रक्चर अपना निकालेगा। और जैसे ही ये प्रोजेक्ट होगा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, वो धीरे धीरे उसको कवर करने का कोशिश करेगा। और जैसे ही कवर होगा फूड पार्टिकल अंदर आ गया, वापस से ये हमारा क्या हो जाएगा, ये फिर वापस से हमारा ऐसे बन जाएगा, हो गया फूड पार्टिकल हमारा क्या हो गया, अमीबा के पास आ गया। ठीक, ये है पूरा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे पूछ रहा है, व्हाट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस। ठीक, हम लोग क्या पढ़े थे, एक ऐसा प्रोसेस, द प्रोसेस थ्रू विच अ प्रोसेस in which water moves from higher concentration to lower concentration through plasma membrane is called osmosis। ठीक, क्या है ऑस्मोसिस, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होगा, वाटर हमारा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव करेगा थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब कि ये हमारा क्या है, सेल है। ठीक, सेल के बाहर हमारा क्या है, आउटर लेयरिंग, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, फॉर एग्जाम्पल सेल के बाहर हमारा वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और सेल के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा, सेल के बाहर से सेल के अंदर मूव करेगा। ठीक, क्यों, क्योंकि वाटर कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन। हायर कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है, सेल के बाहर, मतलब सेल के बाहर से सेल के अंदर वाटर मूव करेगा। ठीक, और क्या होगा, थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक,
यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके थ्रू क्या कर रहा है, वाटर एंटर या इन या आउट जा रहा है। ठीक, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 एक एक्सपेरिमेंट टाइप का क्वेश्चन है। हमसे पूछ रहा है कैरी आउट द फॉलोइंग ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट। आपको एक ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट करना है जिसमें कि आपको क्या करना है, टेक 4 पिल्ड पोटैटो हाफ एंड स्कूप 1 आउट टू द मेक पोटैटो कप। वन ऑफ द पोटैटो कप शुड बी मेड अप ऑफ बॉइल्ड पोटैटो। हमसे क्या बोल रहे हैं कि आप 4 आलू ले लीजिए, ठीक, और इस आलू में से आप क्या करिए, इसमें आप स्कूप अप कर लीजिए, मतलब कि उसको उसमें से एक पोर्शन आप क्या करिए, आलू कट करके निकाल लीजिए ताकि वो कप शेप में आ जाए। ठीक, तो हम यहाँ से इसको स्कूप अप करके निकाल दिए, और इसमें से जो एक आलू है वो क्या है हमारा, बॉइल्ड पोटैटो। बॉइल्ड पोटैटो, ठीक, इसको भी हम क्या कर लिए, स्कूप अप कर लिए। ठीक है, फिर हमसे क्या बोल रहा है, पुट ईच पोटैटो कप इन अ ट्रफ कंटेनिंग वाटर। एक ऐसे कंटेनर में डाल दीजिए जिसमें कि क्या हो, वाटर हो। ये हो गया हमारा ट्रफ, इसमें क्या है हमारे, वाटर। ठीक, फिर हमसे क्या बोल रहा है, नाउ कीप कप ए एम्प्टी। इसको हमको क्या करना है, खाली रखना है। ठीक, फिर क्या बोल रहा है, पुट 1 टीस्पून शुगर इन कप बी। कप बी में हमको 1 चम्मच क्या डालना है, चीनी, शुगर डालना है। ठीक, टेक 1 teaspoon of salt and put it on cup C। ठीक, जो कप C है उसमें हमको 1 चम्मच क्या डालना है, सॉल्ट डालना है। फिर क्या बोल रहा है, पुट 1 teaspoon शुगर इन बॉइल्ड पोटैटो कप D। जो कप D है इसमें हमको क्या करना है, 1 चम्मच शुगर डालना है। ठीक, अब हमको बताना है कि इसमें क्या क्या हो रहा है। ठीक, कीप दिस फॉर 2 आवर्स। इसको 2 घंटे के लिए हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर देखिए कि इसमें क्या क्या हो रहा है। हमसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फर्स्ट में पूछ रहा है एक्सप्लेन व्हाई वाटर गैदर इन हॉलो पोर्शन ऑफ बी एंड सी। जो बी और सी है, जो बी और सी है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल कहां से आ गए। 2 घंटे बाद जब हम देख रहे हैं तो इसमें हमारा क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल आ गए हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, एक्सप्लेन करिए। ठीक, तो देखिए जो हमारा अभी हम लोग जस्ट पढ़े ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस में क्या होता है, वाटर का मूवमेंट होता है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। सेम वही ऑस्मोसिस प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि वाटर हम कहाँ से, हमारे जो कंटेनर है उससे मूव कहाँ किया है, इस हॉलो स्पेस में। ठीक, क्योंकि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हमारे कंटेनर में ज़्यादा है और यहाँ पे कंटेनर में कम है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक जगह रेशियो डेवलप हो गया। एक जगह हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर है और दूसरे जगह शुगर और सॉल्ट डालने की वजह से वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया है, कम हो गया है। तो अब वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम और ज्यादा है तो ऑस्मोसिस के थ्रू क्या होगा, वाटर हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा। तो यही चीज हुआ है कि वाटर यहां से यहां मूव कर दिया है। ठीक, क्यों मूव किया, बिकॉज
there is difference between water concentration of there is a difference in water concentration of potatoes and कंटेनर या ट्रफ जो भी है। ठीक, समझ में आया? तो पानी यहाँ पे 2 घंटे बाद किस लिए भर गया? क्योंकि यहाँ पे पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम है, हमारे ट्रफ में या कंटेनर में पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। ठीक, तो वाटर हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव किया है, इसी वजह से 2 घंटे बाद यहाँ पे हमें पानी देखने को मिल रहा है। ठीक, चलिए इसका सेकंड पोर्शन देखते हैं, हमसे क्या पूछ रहा है। वाई इज पोटैटो ए इज नेसेसरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। ठीक, हमसे पूछ रहा है कि पोटैटो ए को हम लोग यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में क्यों रखे हैं, क्या क्या जरूरत था। देखिए, जरूरत ये है कि हमें यहाँ पे ये एक्सप्लेन करना है कि अगर हम इसको खाली रख रहे हैं, ठीक, पोटैटो ए को हम क्या रख रहे हैं, खाली रख रहे हैं, तो यहाँ पे कहीं भी वाटर का पोटेंशियल मतलब वाटर कंसंट्रेशन कहीं पे कम या ज्यादा नहीं है। जब कम या ज्यादा नहीं है तो वाटर मूव कहाँ करेगा? ठीक है, it is necessary to explain that there is no difference in water concentration between potato and trough. So there is no osmosis happen. ठीक, तो कंटेनर मतलब पोटैटो ए हमारे लिए इसलिए जरूरी था ताकि हम आपको एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बता पाए कि जितना वाटर कॉन्सेंट्रेशन हमारे पोटैटो का है उतना सेम वाटर कॉन्सेंट्रेशन हमारे ट्रफ में भी है। इसीलिए यहाँ पे जब कम ज्यादा कुछ है ही नहीं तो मूवमेंट होगा ही नहीं, इसीलिए यहाँ पे कोई भी ऑस्मोसिस नहीं हुआ है। ठीक, जब हम भी बराबर तुम भी बराबर तो कहाँ से वाटर कॉन्सेंट्रेशन मूव करेगा? हाई टू लो करता है, जब दोनों बराबर होंगे तो वाटर तो मूव करेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए इसका थर्ड पोर्शन भी हमसे कुछ पूछ रहा है क्वेश्चन में, देखते हैं क्या पूछ रहा है। थर्ड हमसे पूछ रहा है एक्सप्लेन व्हाई वाटर डज नॉट गैदर इन हॉलो आउट पोर्शन ऑफ डी। ठीक, हमसे पूछ रहा है डी में वाटर इन ए एंड डी, ए और डी में वाटर, हमसे बोल रहा है ए और डी में वाटर क्यों नहीं भरा। तो देखिए वाटर ए में क्यों नहीं भरा, उसका रीजन तो यही है, सेम जो अभी हम लोग पोर्शन बी के लिए पढ़े हैं वही सेम इसके लिए भी है। क्यों? क्योंकि वहां पे वाटर का कंसंट्रेशन कम ज्यादा था नहीं, इसलिए ऑस्मोसिस नहीं हुआ इसलिए क्या है, वाटर फिलअप नहीं हुआ। और हमसे पूछ रहे डी में क्यों नहीं भरा, डी में जो हॉलो कप है इसमें पानी क्यों नहीं भरा। तो देखिए जो डी है वो हम लोग क्या लिए हैं, बॉइल्ड पोटैटो। क्या लिए हैं, बॉइल्ड पोटैटो। इन अ बॉइल्ड पोटैटो plasma membrane is break down
So break down. Hence there is no osmosis. There is no osmosis. देखिए हमसे क्या रीजन है कि सब कुछ सेम है। हम लोग जो बॉइल्ड पोटैटो उसमें भी शुगर डाले हैं 1 चम्मच, बट उसके बाद भी वहां पे पानी इसलिए नहीं भरा क्योंकि जब हम पोटैटो को बॉईल कर रहे थे उसके वजह से क्या हुआ, उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो गया। ठीक, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही नहीं रहेगा तो ऑस्मोसिस कहाँ से होगा। जब हम लोग ऑस्मोसिस का डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो उसमें एक चीज क्लियरली मेंशन था, थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ही नहीं, पोटैटो को बॉईल करने की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन डेड हो गया है, तो ऑस्मोसिस कहाँ से होगा। जब ऑस्मोसिस नहीं होगा तो पानी यहाँ पे भरेगा ही नहीं। ठीक है, क्लियर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछ रहा है, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। ठीक, हम और दूसरा पोर्शन हमसे क्या पूछ रहे हैं, एंड विच टाइप इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। ठीक, हम लोग जब पढ़ रहे थे सेल डिवीजन तो हम लोग उसमें क्या पढ़ रहे थे, जो सेल डिवीजन होता है हमारा, सेल डिवीजन होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है माइटोसिस और दूसरा टाइप होता है हमारा मियोसिस। ठीक, दूसरा टाइप हमारा क्या होता है, मियोसिस। ठीक, दोनों में डिफरेंस क्या था ये हम लोग 1 शॉट वाले वीडियो में अच्छे से पढ़े। 1 शॉट वीडियो में अगर जो भी देख लेगा तो उसका इस चैप्टर से आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ लीजिए वो आपसे हो जाएगा। ठीक, तो उसमें हम लोग ये पढ़ रहे थे कि मियोसिस और माइटोसिस में क्या डिफरेंस था। तो देखिए हम लोग क्या पढ़े थे, जो माइटोसिस होता है ये सेल डिवीजन कहाँ होता है, सोमैटिक सेल में, सोमैटिक सेल्स में। और ये सेल में क्या होता है, ये इसका क्या काम होता है, ग्रोथ और रिपेयर का काम होता है, ग्रोथ एंड रिपेयर। ठीक, क्या करता है, जो माइटोसिस सेल डिवीजन होता है ये कौन से सेल में होता है, सोमैटिक सेल में होता है। और इसका काम क्या होता है, ग्रोथ और रिपेयरिंग का। मतलब आपकी हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रही है, जो भी है, तो वो क्या करेगा, माइटोसिस सेल डिवीजन की वजह से हो रहा है। अगर आपको कहीं पे चोट लग गया, ठीक, कोई डैमेज है, तो वो रिपेयर कौन करेगा, हमारा माइटोसिस सेल डिवीजन। ठीक, माइटोसिस सेल डिवीजन। और मियोसिस हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मियोसिस कहाँ होता है, जर्म सेल में होता है, जर्म सेल्स। और इसका क्या काम होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, ठीक, रिप्रोडक्शन के टाइम में जो मेल और फीमेल गैमीट्स होते हैं वो कौन बनाता है, ये मियोसिस सेल डिवीजन के वजह से जो मेल और फीमेल गैमेट्स बनते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था कि कौन सा सेल डिवीजन ग्रोथ और रिपेयर के लिए होता है, तो कौन सा है हमारा माइटोसिस। ठीक, और कौन सा सेल डिवीजन हमारा क्या गैमीट फॉर्मेशन करता है, तो वो क्या है हमारा मियोसिस। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का एनसीईआरटी एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। आज के क्लास को हम लोग यहीं एंड करते हैं। और आप लोग को कोई भी डाउट होगा, कोई भी कंफ्यूजन होगा तो कमेंट्स में पूछिएगा। और अगर आप लोग को मेरा वीडियो और मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।